हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कक्षा 10 और 12 का फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 10। जैसे कि पार्ट 9 में हम लोग पढ़े कल कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। यह बराबर आर पार्ट, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए फार्मूला वही मिला था, यह बराबर आर पार्ट। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया हेडिंग, काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी और एग्जाम के लिए भी बहुत पूछता है। दर्पण सूत्र या समीकरण, मिरर फार्मूला और इक्वेशन। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में कि दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र क्या है। चलिए समझते हैं। वह समीकरण या सूत्र जो दर्पण की फोकस दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध प्रदर्शित करता है या संबंध बताता है, उसे दर्पण समीकरण या सूत्र कहते हैं। क्लियर बच्चों? वह सूत्र या वह समीकरण जो दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध प्रदर्शित करता है या संबंध बतलाता है, उसे दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र कहते हैं। क्लियर? परिभाषा याद रखना। यदि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ, वस्तु की दूरी स्मॉल यू तथा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v हो, तब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण है। यही दर्पण समीकरण है। क्लियर बच्चों? ये दर्पण की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v हो, तो जो संबंध बतलाता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र होता है। समझ में आएगा? तो बच्चों, ये था एक नंबर में जब पूछा जाए कि दर्पण समीकरण क्या है, आप लोग को इतना लिखना है, तैयार रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग सीखते हैं कि ये सूत्र आया कैसे, मतलब दर्पण समीकरण के सूत्र का निगमन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण का निगमन।
हेडिंग का नाम। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग पता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण। चलिए फिगर बनाते हैं बच्चों। कि हमारा एक अवतल दर्पण। प्यारे बच्चों, रचना नहीं लिखेंगे, रचना आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो स्टॉप कर करके लिख लीजिएगा। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव मान लिया जा रहा है P, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस क्लियर। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F और मुख्य अक्ष CP। ये क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष। क्लियर। माना दर्पण के सामने एक वस्तु AB दर्पण से U दूरी पर रखा गया है। माना दर्पण के सामने एक वस्तु AB दर्पण से U दूरी पर रखा गया है। अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं बच्चों। प्रतिबिंब बनाना आप लोग को सिखाए हैं, चलिए बनाते हैं। पहली प्रकाश की किरण यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर लिया गया, जो कि परावर्तक के पश्चात या दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। और एक दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं दर्पण के वक्रता केंद्र से। तो प्यारे बच्चों, ये पुनः उसी माध्यम में उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। तो ये दोनों परावर्तित किरणें कहां पर मिल रही हैं? नामकरण कर देते हैं A डैश और B डैश। इस प्रकार इस वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बना, जो प्रकृति में वास्तविक एवं उल्टा है और वस्तु से छोटा है। क्लियर। अब देखते हैं बच्चों, एक रचना करते हैं। यहां पर नामकरण कर दिया जाए इसका D से एक अभिलंब खींचते हैं मुख्य अक्ष पर, जिसका नामकरण कर देते हैं DN। DN एक अभिलंब जिसकी लंबाई AB की लंबाई के बराबर। क्लियर बच्चों। एक बार फिर से रचना कि माना एक अवतल दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखा गया, जो दर्पण से U दूरी पर है, जिसका प्रतिबिंब C व F के बीच में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु से छोटा, जो कि दर्पण से कितनी दूरी पर है बच्चों? V दूरी। क्लियर बच्चों। और फोकस दूरी ले लिया जा रहा है F और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया? चलो फिगर में आप समझ गए तो सूत्र डेरिवेशन करना आसान है। चलिए देखते हैं, रचना लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बनना है, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ। तो हम ए दो त्रिभुज, पहले ए दो त्रिभुज, फिर पहले दूसरा ए दो त्रिभुज, हम बात इनको लेके क्या करते हैं, समरूप त्रिभुज को दिखाएंगे और वह फिर प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। समरूप क्यों दिखाना बच्चों? क्योंकि समरूप दिखाने से ये निष्कर्ष निकलेगा कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। और जब संगत भुजाएं समानुपाती कर देंगे
तो यहाँ से सूत्र डेरिवेशन आसान हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं बच्चों। तो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, तो सबसे पहले कोण देख रहे हैं, कोण बी ए सी बराबर कोण सी ए डैश बी डैश, ए बराबर 90, दोनों समकोण। क्लियर, एक और कोण दिखा दिया जाए, देखते हैं बच्चे, दोनों में कोण सी जो है उभयनिष्ठ है, या आप कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख, तो दोनों कोण बराबर हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण से कौन सा कंडीशन, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखते हैं बच्चों, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, और जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होंगी। तो पहले त्रिभुज में यहाँ पर ए बी की संगत भुजा ए डैश बी डैश बराबर, अब पहले त्रिभुज में दूसरी भुजा ले लेते हैं सी ए, और दूसरी भुजा में ले लिया जाए ए डैश सी, सी ए का संगत भुजा ए डैश सी, इसलिए इनके साथ इक्वेशन फर्स्ट। इतनी बात समझ में। इसी प्रकार हम निकालते हैं इन दोनों त्रिभुज, तो त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज समरूप दिखा लेंगे। सेम कहानी वही है कि ए कोण और ए कोण 90 डिग्री, और कोण एफ क्या है, बराबर। तो दिखा देते हैं बच्चों, कोण डी एन एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर 90 डिग्री, और कोण एफ बराबर कोण एफ ए शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर, अतः त्रिभुज क्या हो गया, समरूप डी एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। अच्छा, जब त्रिभुज समरूप हो गया, इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। क्लियर, तो चलिए देखते हैं इनकी संगत भुजा क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इनकी संगत भुजा पहले त्रिभुज में डी एन, और इसमें यहां पर बन जाएगा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपान एफ ए डैश, समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों, चित्र से देखा जाए, यहां तक सबको समझ में आए, बारी बारी से दोनों त्रिभुज को लेकर यहाँ पर समरूप त्रिभुज दिखाया है, उसके बाद उनकी संगत भुजाएं समानुपाती करती है। फिर आगे देखते हैं, चित्र से जो डी एन है वह ए बी के बराबर है, तो समीकरण नंबर 2 से बच्चों हम ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपान एफ ए डैश लिख सकते हैं क्या, समीकरण नंबर 3। अब देखा जाए 1 व 3 से ए बी अपान ए डैश बी डैश किसके बराबर है, सी अपान ए डैश सी, अर्थात बाया बाया पक्ष बराबर है तो दाया दाया पक्ष बराबर हो। इस प्रकार क्या लिख सकते हैं कि सी ए अपान ए डैश सी बराबर एन एफ अपान एफ ए डैश। तो दिक्कत, समीकरण नंबर 4 मेन मैटर मुझे हम मिल गया। तो चलिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत हो वीडियो स्टॉप करके फिर से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं बच्चों। फिर से वही कंडीशन कि यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तब ये जो यन है P के अत्यधिक समीप होगा। क्लियर, और चिन्ह प्रकार के नियमानुसार आप लोग को बताया गया कि
कि दर्पण से सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ले जाते हैं और मुख्य अक्ष के साथ। तो ये जो पॉइंट एल एफ और इधर आपका एफ ए डैश सी ए, ये सब दर्पण के ध्रुव से नहीं ली गई, तो इनको दर्पण के ध्रुव से लेना है। तो इस प्रकार बच्चों अगर देखा जाए हम लिख सकते हैं सी ए के स्थान पे सी ए, देख रहे हैं सी ए दर्पण के ध्रुव से लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पी ए माइनस पी सी होगा कि नहीं बच्चों। भाई इतना ही पॉइंट की बात करें, ध्यान देना यहाँ पर ए और एक सी और एक पी। सी ए आपको निकालना है, तो सी ए कैसे निकलेगा बच्चों, टोटल में से पी सी को घटाएंगे अर्थात पी ए में से पी सी को घटाएंगे तभी तो निकलेगा। क्लियर। तो इसी प्रकार और अन्य भी होंगे ए डैश सी। तो ए डैश सी ध्यान देना क्या बनेगा, पी सी माइनस पी ए डैश। इसी प्रकार एन एफ निकालेंगे, तो एन एफ तो पी एफ के बराबर, क्योंकि एन जो है पी के अत्यधिक समीप हो गया। फिर बचा एफ ए डैश, तो एफ ए डैश क्या बनेगा बच्चों, एफ ए डैश पी ए डैश माइनस पी एफ। क्लियर। तो इस चीज को ध्यान देना, फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, शायद कैमरे में यहाँ तक कैप्चर हो रहा है, इसके आगे नहीं हुआ। चलिए देखते हैं इसके आगे, बिठाते हैं हम। पहले बच्चों यहाँ से इसके आगे देखिए, इसके आगे कैमरे में नहीं दिख रहा है। एन एफ किसके बराबर होगा, पी एफ के, और एफ ए डैश ये होगा पी ए डैश माइनस पी एफ। चित्र में देख रहे हैं आप लोग। क्लियर। तो अब समीकरण नंबर 4 से आ जाते हैं ए वाले। तो समीकरण नंबर 4 से देखते हैं बच्चों, सी ए के स्थान क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी सी, और अपान ए डैश सी है, ए डैश सी के स्थान पर लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश बराबर। उसके बाद एन एफ है, एन एफ के स्थान पर रखेंगे पी एफ, फिर एफ ए डैश है, एफ ए डैश के स्थान पर रखेंगे पी ए डैश माइनस पी। क्लियर बच्चों। अब चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार सबका मान। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं समीकरण नंबर 5, चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार चित्र से देखते हैं बच्चों, तो पी ए की वैल्यू आएगी माइनस यू, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से जो ली जा रही है दूरी वो दर्पण से बाईं तरफ है, अर्थात आपतित किरण की विपरीत दिशा में। फिर पी सी की वैल्यू माइनस आर, पी ए डैश की वैल्यू माइनस बी, और पी एफ की वैल्यू माइनस एफ। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 5 से पी ए का स्थान पे माइनस यू, पी सी का स्थान माइनस आर, माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस आर, पी सी का स्थान माइनस आर, फिर माइनस पी ए डैश है प्लस हो जाएगा वी बराबर पी एफ के स्थान पे माइनस एफ, पी ए डैश के स्थान पे माइनस बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एफ। क्लियर बच्चों। अब क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि r बराबर क्या होता है 2f, तो r बराबर 2f, तो कह रहे बच्चों जहां जहां r है वहां पर हम क्या रख देंगे 2f। चलिए देखते हैं। अब हम फिगर मिटा दे रहे हैं, फिगर की कोई आवश्यकता नहीं।
अब इसके आगे देखते हैं यहाँ पर माइनस यू प्लस आर के स्थान पे 2f अपान माइनस 2f प्लस वी बराबर माइनस यह और अपान माइनस वी प्लस यह। क्लियर? जहां जहां आर था वहां पर मैं 2f रख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीपल करते हैं गुणा करके। तो माइनस यू का पहले गुणा करते हैं दोनों में, तो क्या बनेगा यू वी माइनस यू एफ। अब 2f का गुणा करते हैं तो माइनस 2fv फिर प्लस 2f स्क्वायर फिर बराबर, अब इसका गुणा करते हैं एक 2f स्क्वायर और माइनस fv। फिर बच्चों देखा जाए तो 2f स्क्वायर कैंसिल आउट। फिर आगे इधर बिठा देते हैं बच्चों, वीडियो स्टॉप करके देख लेना वापस से। तो हमारे पास बचा क्या इधर, यू बी माइनस यू एफ माइनस 2fv बराबर माइनस एफ। क्लियर? यहां लिख देते हैं बराबर माइनस एफ। यू बी को छोड़ करके बाकी सब उधर ले जाओ। तो यू बी बराबर ये माइनस एफ बी ऐसे रहने देते हैं, ये वाला पार्ट भर जाएगा। पहले इसको ले जाते हैं, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2fb और ये फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अर्थात यू बी बराबर माइनस एफ बी में 2fb घटाओ तो क्या आएगा एफ बी फिर प्लस यू। अब यार बच्चों क्या करेंगे, यू बी एफ से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में भाग देंगे। भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पर बचेगा 1/f, यहाँ बचेगा 1/u और यहाँ पर बचेगा 1/3। या करके थोड़ा सीरियल से लिख दिया जाए तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u और यही दर्पण समीकरण है। क्लियर बच्चों? तो कैलकुलेशन है, मेहनत करिए। अब आगे देखते हैं। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण द्वारा हम यहाँ पर दर्पण समीकरण में निकाले 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो प्यारे बच्चों नोट करके आपको याद रखना है, यही उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होगा। याद रखना, अर्थात 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए फार्मूला यही है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है? बस से ध्यान देना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हुए अभी आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात पार्ट 11 में रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन हो जाएगा बच्चों, तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, तब और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, मेहनत करिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए और कमेंट करिए जरूर। ठीक है बच्चों?